विश्व व्यापार संगठन WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमें जो है विश्व व्यापार संगठन के विषय में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है संस्था WTO शुरू की गई। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में रखा गया। इस संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य है उनके देशों द्वारा जो है 1 जनवरी 1995 से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था जो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उस संस्था की शुरुआत की गई। और इस संस्था का जो मुख्यालय था वह जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में रखा गया। और इस संस्था के जो है कुछ उद्देश्य थे जो कि हमें बताए गए अनुसार है। विश्व के देशों के बीच व्यापार के जो अवरोध है कि कई देशों के बीच में व्यापार वगैरह नहीं होता, तो उन अवरोधों को दूर करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर था विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। तो यहाँ पे हमें बताया कि विदेशी व्यापार के द्वारा जो है यहाँ पे विदेशी व्यापार के लिए देशों के उद्योगों को दिया जाने वाला जो संरक्षण है उसे दूर करना। उसके बाद यहाँ पे बताया कि विदेशी व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ जो है संकलन साधना, के विदेशी व्यापार नीति जो है कौन सी है और आर्थिक नीतियों को कौन सा जो है अपनाया गया है, उन दोनों के बीच संकलन को बनाए रखना। विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना, कि जैसे कई देशों में जो है यहाँ पे विश्व में तो जो है यहाँ पे जो झगड़े वगैरह उत्पन्न होते हैं उनका निवारण करना। तो यह जो है इस संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद हमें कार्य बताए गए हैं। कार्य बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है। तो बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए जो है आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना, यह इसने कार्य मुख्य रूप से किया है। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा विचारणा और वार्ता के लिए फोरम चर्चा के लिए स्थान के रूप में कार्य करना है। तो हमें बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन जो है बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए यानी सभी जो है राष्ट्र, विश्व के जितने राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों के व्यापार के लिए जो है चर्चा विचारणा और वार्ता के लिए जो है फोरम के रूप में उसने कार्य किया है। WTO भेदभाव बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। तो WTO जो है वह बिना किसी भेदभाव के जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है प्रोत्साहन प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भिन्न भिन्न देश जो अलग अलग है वे अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं और आवश्यक जो सुधार करना चाहिए वह अपनी नीतियों में सुधार करते हैं। तब हमें यहाँ पे बताया कि जो WTO है विश्व व्यापार संस्था, इसका जो है भारतीय अर्थतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस संस्था की स्थापना के समय से भारत इस संस्था का सदस्य बना हुआ है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, इसकी चर्चा नीचे बताए गए अनुसार है। तो यहाँ पे बताया सबसे पहले कि विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा जो है 0.5% था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% से अधिक हो गया। तो हमें बताया गया है कि विश्व व्यापार में जो है भारत का हिस्सा 0.5% जितना था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे देश का जो निर्यात था उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई, जिसकी वजह से विश्व व्यापार में जो है भारत का हिस्सा 0.5% से बढ़कर 1% से अधिक हो गया। WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हमें बताया WTO के जो सदस्य बना रहा है भारत देश, जिसकी वजह से जो हमारे देश में तैयार होने वाले वस्त्र हैं उनके निर्यात में भी काफ़ी वृद्धि हुई। WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा। तो हमें बताया कि WTO के सदस्य बनने की वजह से जो है भारत देश ने अपनी जो कृषि उपज है उसमें भी काफ़ी, उसके निर्यात में भी काफ़ी वृद्धि हुई, जिसकी वजह से जो है हमें विदेशी मुद्रा वगैरह प्राप्त होती है। निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि होगी। आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने के सदस्य देश के रूप में भारत को उपयुक्त लाभ ही होंगे, पर साथ साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी अंतर ढांचागत सुविधाएं कितनी तेजी से बढ़ाता है
और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, यह उस बात पर निर्भर आधारित है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि निर्यात में वृद्धि होने की वजह से जो है आयात जो करते हैं उस पर हमारा जो दबाव है वह भी हल्का होगा और हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। और आज जो है विश्व व्यापार संगठन में जुड़ने से जो है इस सदस्य के रूप में जो है भारत को कई लाभ हुए हैं, परंतु भारत को जो है कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है, जैसे कि विशेषकर अपने देश की जो आंतरिक ढांचागत सुविधाएं हैं उनमें कितनी तेजी से वृद्धि होती है और इसके लिए जो है विदेश जो विकसित देश है वे लोग कितना सहयोग करते हैं इस बात पर निर्धारित होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है स्थायी विकास यानी कि संपोषित विकास के बारे में बताया गया है। स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्थायी विकास की व्याख्या जो है परिभाषा उसके अनुसार भावी पीढ़ी जो है आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता जो है उनको नुकसान पहुंचाए बिना कि उनकी क्षमताओं को पूरी होने में उनकी आवश्यकताओं को पूरी होने में जो है किसी प्रकार का नुकसान न हो, उनका नुकसान पहुंचाए बिना जो वर्तमान की पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना उसे जो है हम स्थायी विकास कहते हैं। और स्थायी विकास में जो है पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व में जो है बनाए रखने पर बल दिया गया है। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात कि पर्यावरण पर जो है पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है वही सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त हो ऐसा नहीं, यही वही उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मानव सृष्टि जो है अपने आसपास के जो प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण है जो कि पर्यावरण के रूप में हम जिसे जानते हैं उस पर जो गहरे और गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसके कारण से जो है स्थायी विकास का विचार जो है वह विकसित हुआ है कि हमें जो है देश में स्थायी रूप से जो है विकास करना चाहिए। और आज की पीढ़ी ने जो विकास किया है और जिस तेजी से आगे विकास कर रहा है उसे भविष्य में टिकाए रखे ऐसा भी संभव नहीं है, परंतु जो क्योंकि भविष्य में जो यहाँ पे हमें सुविधाएं प्राप्त होगी वह जो है संभावना उसकी कम है। तो वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है वह यहाँ पे सुविधाएं जो है भावी पीढ़ी को प्राप्त हो यह भय उत्पन्न हो रहा है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटा है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आर्थिक विकास के कारण जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण जो है वह कम हो रहा है और उसकी गुणवत्ता जो है वह भी कम हो रही है। इस परिस्थिति में जो है विकास के विचार में परिवर्तन करना अनिवार्य है। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूह रचना अपनाई गई है कि प्राकृतिक साधनों का जो है संरक्षण तथा संवर्धन किस तरह होना चाहिए। पुनः उपयोग में लिए जा सके ऐसे प्राकृतिक साधन जैसे कि कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह का जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे है जिनमें कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि की समझदारीपूर्ण उपयोग करना। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो पुनः उपयोग में लिया जा सके ऐसे जो प्राकृतिक साधन है जैसे कि कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग जो है उनकी गुणवत्ता बनी रहे, समय बीतने पर उनकी गुणवत्ता में कमी न हो इस तरह से उसका उपयोग करना। और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिए जा सकते हैं जैसे कि जो कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह है इनका जो है हमें सोच समझकर समझदारी से और मित्रतापूर्वक जो है उपयोग करना चाहिए। परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसे प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि परिवहन खर्च जो है वह कम हो इस तरह से उद्योगों का स्थान निश्चित करना चाहिए। जैसे कि कोई उद्योग वगैरह जो स्थापित किया जाता है और वहाँ पे जो पानी की अधिक आवश्यकता है
तो वहाँ पे जो है पानी के आसपास के पानी के आसपास की जो यहाँ पे जगह वगैरह होती है, उस जगह पर जो है इस तरह से उद्योगों का स्थान निश्चित करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है परिवहन का खर्च वगैरह कम हो और वाहनों में जो है तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े, ऐसे प्रयास करने चाहिए। जिन साधनों को एक से अधिक बार उपयोग में लिया जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। जैसे भिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है, उदाहरण बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जिन साधनों का हम एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, ऐसे साधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, जैसे कि जिससे जो है जिसमें विभिन्न सिंचाई योजना एक से अधिक उपयोग होता है। उदाहरण के स्वरूप में जैसे कि बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियां रोकने आदि पर नियंत्रण करने का कार्य। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्राकृतिक साधन जो है उनका दुरुपयोग ना हो, औद्योगिक कचरे का जो है बिन आयोजित जो है निकाल नहीं होना चाहिए, जहरी और रसायन जो गैस है उन पर नियंत्रण करना चाहिए कि उन्हें जो है सीधे यहाँ पे जमीन पर वगैरह या फिर जो है धुएं के स्वरूप में हवा में न छोड़ी जाए, और बढ़ती गंदी बस्तियों को रोकने पर जो है यहाँ पे नियंत्रण करना चाहिए। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि उत्पादन के जो सभी क्षेत्र है उनमें और पवन ऊर्जा जैसे कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उन सभी पर जो है उनका उपयोग बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें बताया गया है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन किया गया था। उसके बाद समय समय पर जो है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ है। उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है अनेक उपाय करने का निश्चित किया गया है, क्योंकि पर्यावरण की जो समस्या है यह किसी एक देश के लिए नहीं परंतु विश्व के लिए जो है एक गंभीर समस्या के रूप में जानी जाती है। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, जैसे कि जो है देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है कि जिससे जो है लोग प्रदूषण के बारे में जो है जानकारी उन्हें प्राप्त हो तो प्रदूषण कम हो सके। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। विश्व भर में जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व भर में जो है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि जो है पेड़ पौधे वगैरह लगवाए जाते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई तरह से उपाय किए गए हैं। और 1981 में जो है भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण जो है यह धारा जो है पास किया है। ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए जो है वैश्विक समझौते भी हुए हैं कि ओजोन स्तर में जो है यहाँ पे छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता जो है उसको बनाए रखने के लिए जो है वैश्विक समझौते भी हुए हैं। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा करना यह जो है हम सभी की जवाबदारी है। और यदि हम जो है प्रदूषण पर नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह समय दूर नहीं कि जब जो है पृथ्वी पर समग्र जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमने जो है इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमें यहाँ पे पाठ पूरा होता है, स्वाध्याय दिया गया है जो आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।